नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान में पढ़ने वाले हैं समायोजन। समायोजन के अंदर आपको पता होना चाहिए बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, वहां पर समायोजन करना जरूरी होता है। तो जो समायोजन से संबंधित जो पद्धतियां हैं, जो रक्षा युक्तियां हैं, जो विधियां हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जो समायोजन करने के लिए जो मनोरचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, मनोरचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। टॉपिक लगा लीजिएगा आप, समायोजन की रक्षा युक्तियां। समायोजन की रक्षा युक्तियां, या आप इसे नाम दे सकते हैं मनोरचनाएं, या आप इसे कहेंगे विधियां। या फिर इसे तरीके या पद्धतियां भी कह सकते हैं। तरीके या पद्धतियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, प्राथमिक मनोरचनाएं या विधियां। प्राथमिक मनोरचनाएं या विधियां, या इसे आप कहेंगे मुख्य या प्रधान विधियां। ठीक है, अब प्रश्न आता है कौन कौन सी हैं। जैसे प्रतिगमन, उदात्तीकरण, उदात्तीकरण को मार्गान्तीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शोधन भी कहते हैं, अभी हम बात करेंगे। योक्तीकरण, युक्तिकरण भी कहते हैं इसको। युक्तिकरण या परिमेयीकरण, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। 4 नंबर पर बात आ जाती है दमन। 5 नंबर पर बात आ जाती है शमन। और 6 नंबर पर बात आ जाती है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, ये तो बात हुई इसके बारे में। ठीक है, छह हो गई प्राथमिक मनोरचनाएं विधियां, या मुख्य या प्रधान विधियां। पहली बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी के बारे में। दूसरी, इसको कहेंगे गौण मनोरचनाएं। गौण मनोरचनाएं या विधियां, इसमें कौन कौन सी आएगी? आत्मीकरण, आत्मीकरण को आप तादात्मीकरण भी कह सकते हैं या तादात्म्य भी कह सकते हैं। तादात्मीकरण या तादात्म्य। दूसरा हो जाएगा क्षतिपूर्ति। तीसरी हो जाएगी अंतः प्रेक्षण। चौथा हो जाएगा विलोपन। चौथे का नाम आ जाएगा विलोपन। इसको प्रत्याहार भी कहते हैं, प्रत्याहार।
प्रत्याहार के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा हो जाएगा द्विवा स्वप्न, ध्यान रखिएगा द्विवा स्वप्न, द्विवा स्वप्न। द्विवा स्वप्न को मनोतरंग भी कहते हैं, मनोतरंग या मन तरंग। 6 नंबर पर बात हो जाएगी प्रक्षेपण, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। ये तमाम बातें यहां पर आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। एक प्रतिस्थापन भी आ जाएगा इसमें, प्रतिस्थापन। तो ये गौण मनोरचनाएं या विधियां हैं समायोजन करने की। ये गौण हैं, ये मुख्य हैं, मुख्य हैं और ये गौण हैं, ध्यान रखिएगा। 7 ये मुख्य हैं। नाम प्रतिगमन, पहला नाम आया प्रतिगमन, उदातीकरण, यौक्तीकरण या परिमयीकरण, दमन, शमन, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण भी इसको कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसे विपरीतार्थक निर्माण भी कह सकते हैं, विपरीत निर्माण भी कह सकते हैं। गौण में आत्मीकरण, तादात्मीकरण या तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, अंतः प्रेक्षण, विलोपन, दिवा स्वप्न, प्रक्षेपण और प्रतिस्थापन, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य और मुख्य के अंदर प्रतिगमन के बारे में बात करेंगे। प्रतिगमन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन, प्रतिगमन को ध्यान रखिएगा प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, प्रत्यावर्तन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है पीछे की ओर लौटना, अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। मॉर्गन, मॉर्गन ने कहा समस्या समाधान हेतु बाल्यावस्था में लौटना। मॉर्गन महोदय ने कहा कि जब भी कोई समस्या हो जाए तो उसके समाधान हेतु व्यक्ति बालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बड़ा व्यक्ति है लेकिन उसका व्यवहार जो है वो बच्चों जैसा हो जाता है, फूट फूट कर रोना, घुटनों के बल चलना, अंगूठा चूसना, ये तमाम चीजें इसमें आती है, ध्यान रखिएगा। घुटनों के बल चलना, अंगूठा चूसना और फूट फूट कर रोना, ये तमाम बच्चों वाली हरकतें करने लग जाता है, जबकि वो एक युवा है या बुजुर्ग व्यक्ति है ना। तो आप देख लीजिए कि युवा या बुजुर्ग व्यक्ति छोटे बालक की तरह रो रहा है तो वो पुनः बाल्य अवस्था में आ रहा है, बचपन में आ रहा है, ये चीज होगी इसमें, ठीक है। प्रतिगमन। नंबर 2 पर आता है उदातीकरण। उदातीकरण, उदातीकरण को शोधन भी कहेंगे, मार्गांतीकरण भी कहेंगे। मार्गांतीकरण, मार्गांतीकरण के नाम से भी इसको जाना जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसे मार्गांतीकरण भी कहा जाएगा, सब्लिमेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। सब्लिमेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, उदातीकरण, शोधन या मार्गांतीकरण। अब प्रश्न आता है कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। जैसे एक बालक का व्यवहार बहुत ज्यादा गुस्से वाला है या वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है, तो ऐसे बालक को सेना में भेज देना, ऐसे बालक को सेना में भेज देना, तो उसको पहलवान बना देना, उसको पहलवान बना देना या उसको मुक्केबाज बना देना, है ना। लिख देता हूं मैं यहां पर, झगड़ालू,
बालक को पहलवान, मुक्केबाज या सेना में भर्ती। तो अब देखिए वो झगड़ालू तो है ही, पहलवान बन जाएगा, मुक्केबाज बन सकता है, सेना में भर्ती हो गया तो सामने वाले की धज्जियां उड़ा सकता है ना, क्योंकि वो झगड़ालू है, लड़ाई झगड़े की उसकी प्रवृत्ति है ना। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार के बच्चे का मार्गांतरीकरण कराया जा सकता है ताकि वो समाज के साथ और देश के साथ अच्छे से जी सके, उसके गुस्से का सही इस्तेमाल हो जाए, है ना, ये बात हो जाएगी यहां पर, है ना। एक जैसे इसमें ये होता है, जैसे प्रेम में कोई असफल व्यक्ति है और अगर वो सेना में भर्ती हो गया तो वो वीरता चक्र भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो प्रेम में असफल हुआ है, उसके दिमाग में वो खुन्नस होती है और वो खुन्नस दुश्मनों पर निकालता है, एक एक को पकड़ पकड़ के मारता है, उड़ा देता है, सबको नेस्ता नाबूद कर सकता है ना। प्रेम में असफल व्यक्ति जैसे आईएएस बन गया, है ना, एक पूरी मूवी बनी हुई है मेरी शादी में जरूर आना, ऐसी पूरी मूवी बनी हुई है कि वो लड़की शादी के मंडप में से उठ के भाग जाती है ना, तो वो उस लड़के को बहुत ऐसे फील होता है और फिर वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो वो प्रेम में असफल हुआ तो वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो मार्ग जो है उसका बदल जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेम में असफल व्यक्ति या तो आईएएस बनता है या बड़ा कवि बन जाता है या वीरता चक्र प्राप्त करता है ना, यानी वो अपने गुस्से को कुछ अलग तरीके से प्रकट कर सकता है, ये होता है उदात्तीकरण। ध्यान रखिएगा, इसे हम कहेंगे उदात्तीकरण। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर योक्तीकरण। योक्तीकरण ध्यान रखिएगा, इसे औचित्य स्थापन भी कह सकते हैं या परिमेयीकरण भी कह सकते हैं। परिमेयीकरण या औचित्य स्थापन, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, जब भी कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो बहुत ही तर्क संगत उदाहरण देकर के अपना बचाव करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, तर्क संगत उदाहरण देकर के समायोजन करने का प्रयास करता है। तर्क संगत उदाहरण देकर के, जैसे अंगूर नहीं मिले तो उसने मना किया भाई अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैंने नहीं खाए, है ना। अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो वो यूं कहेगा कि नौकरी करने योग्य नहीं थी इसलिए मैंने नहीं की, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंगूर खट्टे होना या नौकरी करने योग्य नहीं थी इसलिए छोड़ दी, तो ये तमाम एग्जाम्पल जो आते हैं वो आते हैं योक्तीकरण या परिमेयीकरण या औचित्य स्थापन के अंदर। मैं यहां लिख देता हूं, असफलता के पीछे तर्क संगत कारण बताकर समायोजन करना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 अंगूर खट्टे हैं, नंबर 2 नौकरी करने योग्य नहीं थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगी, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथी रक्षा युक्ति के बारे में। चौथी रक्षा युक्ति क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है दमन।
दमन। चौथी रक्षा युक्ति दमन है। हम मुख्य या प्राथमिक मनोरंजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। दमन, दमन इसे रिप्रेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रिप्रेशन भी कहा जाता है दमन को। इसका मतलब ये होता है कि दुखदायी विचार को अचेतन में भेज देना। जो दुखदायी विचार है, दुखदायी विचारों को अचेतन में भेज देना। ध्यान रखिएगा, दमन के बारे में सर्वप्रथम एस फ्राइड ने बात की है। एस फ्राइड सर्वाधिक महत्व किसको देता है? अचेतन मन को देता है। इनके अनुसार क्या होता है? अचेतन होता है। एक मस्तिष्क का 9/10 भाग जो है वो अचेतन होता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का मानना है। ध्यान रखिएगा, दुखदायी विचारों को अचेतन में भेज देना उसे कहते हैं दमन करना। अपनी इच्छाओं को दबा देना, अपनी इच्छाओं को दबा देना और आगे बढ़ना। जैसे एक सामान्य आदमी के मन में विचार आया कि मुझे कार खरीदनी है, लेकिन अब उसके पास पैसे तो है नहीं, तो वो सामान्य आदमी क्या करेगा? अपनी उस इच्छा को दबा देगा कि जब नौकरी लगेगी तब मैं ले लूंगा, है ना। इस तरीके से समायोजन कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवी रक्षा युक्ति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पांचवी रक्षा युक्ति समन। समन, समन का मतलब है स्वयं की इच्छा को स्वयं अपनी इच्छा को दबा लेना, ये होता है समन। स्वयं अपनी इच्छा को दबा लेना, यानी कोई भी इच्छा जो उसने पाली है, जब उसको लगने लग जाता है कि ये मैं बाद में भी पूरी कर सकता हूं, तो वो उसका क्या कर देता है? समन कर देता है। ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। 6 नंबर पर प्रतिक्रिया निर्माण, इसे विपरीतार्थक निर्माण भी कह सकते हैं। विपरीतार्थक निर्माण भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आंतरिक इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना, अंतर्मन के विरुद्ध व्यवहार करना, सीधा सीधा मैं कहूं तो आंतरिक इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना। आंतरिक इच्छा को आप लिख सकते हैं अंतर्मन के विपरीत। अंतर्मन के विपरीत, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी। एक एग्जाम्पल आता है बगुला भक्ति, दिखावा, है ना, है कुछ लेकिन दिखा कुछ और रहा है। डुविड पर्सनालिटी, अपने अंदर के विचारों को बाहर नहीं आने देता है और लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग करता है, जैसे आसाराम बापू, है ना। इतना बड़ा क्रिमिनल, लेकिन उसने जिस तरीके से खुद की आंतरिक इच्छाओं के विरुद्ध व्यवहार किया, किसी को पता ही नहीं चला कि ये इतना बड़ा ढोंगी बाबा है ना। जैसे राम रहीम,
तो इतने बड़े ढोंगी बाबा थे लेकिन इनको कोई पहचान ही नहीं पाया। तो ये इन सब पर लागू होता है, बुगला भक्ति, मुख में राम बगल में छुरी, ये तमाम बातें इनके ऊपर लागू होती हैं। आगे अब हम बात करते हैं, ये तो पहली मनोरचनाओं के बारे में बात करी हमने। अब हम बात करते हैं दूसरी मनोरचना या दूसरी विधियों के बारे में, जो आएगी गौण। दूसरा प्रकार गौण मनोरचनाएं या विधियां। मनोरचनाएं या विधियां, इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 पर आत्मीकरण। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर आत्मीकरण या तादात्मीकरण। तादात्मीकरण, इसे इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अनुगमन करता है, अनुगमन करता है। ध्यान रखिएगा, खासकर किशोर या किशोरों में अधिक प्रबल मनोरचना है, ये किशोरों में अधिक प्रबल होती है। जैसे अपने आदर्श पुरुष, महान पुरुष, आदर्श गुरु, धार्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, है ना, राजनीतिक गुरु, इनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करना, इनकी तरह बनने की कोशिश या व्यवहार करना, ये होगा आत्मीकरण, तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर, वो होगा क्षतिपूर्ति। नंबर 2 पर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति को आप कंपेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। क्षतिपूर्ति, किसी एक क्षेत्र में अपनी कमी को छुपा करके, उस कमी को संतुलित करके किसी अन्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करना। जैसे एक विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम आना, एक कमजोर बालक का खेल में बड़ा नाम करना, एक कम ऊंचाई वाली लड़की, बौनी लड़की का ऊंची सैंडल पहनना, ये सभी एग्जाम्पल क्षतिपूर्ति के माने जाते हैं। जैसे लिख देता हूं मैं नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 3 एग्जाम्पल। एक तो विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम आना, यह क्षतिपूर्ति है। कमजोर बालक, कमजोर किस में है?
शिक्षा में कमजोर बालक का खेल में अव्वल आना, है ना। फिर बौनी लड़की का ऊंची हिल का सैंडल पहनना, ये सभी एग्जाम्पल आते हैं क्षतिपूर्ति के अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर बात करते हैं अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण नंबर 3, अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण को हम इंट्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है मैं ही ईश्वर हूं। क्या सोचेगा? मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसे सोचेगा। इसके अंदर जो खास याद रखने वाली बात है कि दूसरों की खूबियों को वो खुद में देखता है। दूसरों की जो खूबियां हैं उसको वो खुद में देखता है। दूसरों की खूबियों को खुद में देखता है। दूसरों के दुख को खुद का दुख समझता है। दूसरों के दुख को खुद का दुख समझता है। इसको अब आप ऐसे समझिए, जैसे कोई आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते समय कोई बड़ा इमोशनल सीन आ जाता है, तो उस समय आपकी आंखें भी अगर नम हो जाती है तो इसका मतलब हुआ कि आपने अंतःक्षेपण किया, क्योंकि दूसरों के दुख को आपने खुद का दुख समझ लिया, खुद को वहां पर स्थापित कर लिया। जैसे कोई विलन हीरो को मारता है तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि आपने वहां पर खुद को रख दिया, इंट्रोजेक्शन कर दिया है आपने। ठीक है, तो इस बात को इस तरीके से समझ लेना है। आगे बात करते हैं। अगली बात आती है विलोपन या प्रत्याहार। विलोपन, प्रत्याहार या विनिर्मित या विनिवर्तित व्यवहार। विनिवर्तित व्यवहार, इसको आप ध्यान रखिएगा, विथ ड्रेवल के नाम से भी जाना जाता है। विथ ड्रेवल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है, इसको समझिएगा। कोई भावी असफलता है जिसको आपको पहले से ही अनुमान लग गया, तो उस असफलता से छुपने के लिए डर कर खुद को वहां से अलग कर लेना। जैसे परीक्षा में फेल होने का डर आपको पहले ही सताने लगा तो आप एग्जाम देने ही नहीं गए, ये होगा विलोपन। ध्यान रखिएगा, भावी असफलता लिख देना इसमें, भावी असफलता के डर से खुद को उससे अलग कर लेना, उससे अलग कर लेना। जैसे परीक्षा में फेल होने के डर से
परीक्षा देने ही न जाना। अब परीक्षा ही नहीं दूंगा तो असफल कैसे होऊंगा, ये सोच हो जाती है इसकी, है ना, कि भावी असफलता के डर से खुद को उस कार्य से अलग कर लेना, वहां से हटा लेना। जैसे परीक्षा में फेल होने का जो डर होता है किसी विद्यार्थी को, तो वो एग्जाम देने ही नहीं जाता है ना। तो फिर उसके लिए कोई फिक्स ऐसा जवाब बन जाता है कि मैं तो एग्जाम देने नहीं गया, वरना तो मैं नौकरी हासिल कर लेता, है ना। तो वो शायद इसी कारण से विलोपन या प्रत्याहार या विनिवर्तित व्यवहार को करने लग जाता है। अब आगे बात करते हैं द्व्य स्वप्न या मन तरंग। दिवा स्वप्न या मन तरंग। दिवा स्वप्न या मन तरंग, इसका मतलब होता है हवाई किल्ले बनाना, हवाई किल्ले बनाना या हवा में घोड़े दौड़ाना, है ना। द्व्य स्वप्न, खुली आंखों से सपने देखता है, खुली आंखों से सपने देखता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करते करते ऐसे सोचने लग जाते हैं पोस्टिंग कहाँ होगी, कितना दूर होगा, वहाँ रूम कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई पहले सिलेक्शन तो करवाओ, पहले पास तो हो जाओ, खुली आंखों से सपने क्यों देख रहे हो। यही स्थिति होती है हवाई किले बनाना, हवा में घोड़े दौड़ाना, है ना, ये होता है दिवा स्वप्न। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, रक्षा युक्ति प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का सीधा अर्थ है कि जो मौलिक लक्ष्य है उसे बदलकर अन्य लक्ष्य की ओर मुड़ जाना। मूल लक्ष्य को छोड़कर अन्य में चले जाना, अन्य में चले जाना। जैसे जैसे आरएएस की तैयारी कर रहा था, आरएएस की तैयारी करते हुए पास न होने पर कांस्टेबल बन गया, है ना, कांस्टेबल बन जाना। या डॉक्टर न बनने पर कंपाउंडर बन जाना, कंपाउंडर बन जाना। ये होता है मूल लक्ष्य को छोड़कर अन्य लक्ष्य की ओर चले जाना। सीधा सीधा मतलब है वो प्रतिस्थापन करता है, वो सब्स्टिट्यूशन अपने पास रखता है कि अगर मैं ये नहीं बन सका तो ये तो बन ही जाऊंगा, ये नहीं बन सका तो ये तो बन ही जाऊंगा। समझने की बात है। और इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं कि जब आप किसी एक क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखिएगा वहां पर आपको यहां सोचना पड़ेगा कि क्या उससे नीचे वाले पायदान पे आप आ सकते हैं। बहुत सारे लोग उस पायदान पे आके भी खुद को संतुष्टि देते हैं, समायोजन करते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं।
तो ये तो बात थी प्रतिस्थापन के बारे में। बिल्कुल किसी कवि ने सच कहा था कि तमन्ना चांद की रख, तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही ना मिले, तारों की सूरत दिख जाएगी। ये बात लागू होती है प्रतिस्थान पर। अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेवल की तैयारी कर रहे हो, आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो सेकंड ग्रेड तो बन ही जाओगे। और बहुत सारे लोग सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड बन करके संतुष्टि लेते ही हैं। इसी को कहते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। फिर बात आती है प्रक्षेपण के बारे में। नेक्स्ट बात आती है प्रक्षेपण। ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण, इसका मतलब है स्वयं की कमी को दूसरे व्यक्ति या स्थिति पर मत देना। स्वयं की कमी को किसी दूसरे व्यक्ति या स्थिति विशेष पर, स्थिति विशेष पर डाल देना या मत देना, डाल देना या मत देना। स्वयं की जो कमियां होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति पर डाल दी जाती है ना। जैसे क्रिकेट खेलते हुए अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो कहेगा बॉल अच्छी नहीं थी, पिच अच्छी नहीं थी, ऐसी बातें बना सकता है। पिच उबड़ खाबड़ थी, है ना, या बॉल अच्छी नहीं थी, बाउंस नहीं हो रही थी, ये बात आ सकती है। सीधा मैं कहूं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सीधी कहावत लागू होती है। खुद को नाचना नहीं आता है और दोस्त आंगन में निकाल रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा कामी होता है तो वो दूसरों को भी कामी ही समझता है। जो चोर होता है स्वयं वो दूसरों को भी चोर ही कहता है। चरित्रहीन पुरुष अपनी पत्नी को भी चरित्रहीन बताता है। चरित्रहीन पुरुष अपनी पत्नी को भी चरित्रहीन बताता है। ये सभी एग्जाम्पल इस पर लागू होते हैं। बेसिक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, आउट होने पर गेंद खराब है, पिच खराब है, या चरित्रहीन पुरुष अपनी स्त्री को भी चरित्रहीन